हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 ऑफ MSOE 002 का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज अफेक्ट माइग्रेशन पैटर्न्स, राइट। कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज जो माइग्रेशन पैटर्न्स हैं उनको अफेक्ट करती है, और ये हमें स्पेशली इंडियन डायस्पोरा के रिलेटेड में बात करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, जब हम बात करते कि कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज कोई भी माइग्रेशन पैटर्न को इम्पैक्ट कर सकती है, तो ये सोशोलॉजिकली कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना, बिकॉज इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो जब चेंज होती है तो कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स उसके लिए वर्क कर रहे हैं, राइट। क्या क्या पावर डायनामिक्स देखने को मिलते हैं जब इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही है, और ग्लोबली कैसे इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, तब पीपल की मोबिलिटी चेंज हो जाती है, पीपल की मोबिलिटी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है। तो इस केस में इन्होंने सेकंड जो पार्ट क्वेश्चन बोला, तो हमने इंडियन डायस्पोरा के अकॉर्डिंग बताना एक्सप्लेन करना है। तो जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं जो इमिग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर देती हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है, इमिग्रेशन की कंपोजिशन है, और कैसे जितने भी माइग्रेशन फ्लोज हैं वो कैसे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की चेंज होने से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर उनके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये इस आंसर में अब हम जानेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है स्ट्रक्चरिंग माइग्रेशन पैटर्न्स। जब भी हम किसी कोई भी पॉलिसीज निकल के आ रही है इमिग्रेशन या इमिग्रेशन की, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चरल जो भी फ्रेमवर्क जो चलता आ रहा था ऑलरेडी, उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसे ये सारे जितने भी फ्रेमवर्क्स है वो कैसे रेगुलेट होते हैं, और वो किन कंडीशन के अंडर जाते हैं जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं इमिग्रेशन पैटर्न्स के अंदर। नाउ इसमें इमिग्रेशन पॉलिसीज क्या है, जितनी भी होस्ट कंट्रीज है वो ऐसी पॉलिसीज लेके आ रही है, चाहे वो रिजीम्स के बेसिस पे हो, वीज़ा रिजीम्स या कोटाज हो, या फिर सिटीजनशिप पाथवेज हो, जिसकी वजह से जितने भी इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो फिर से वो चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, या फिर हम यहाँ पे फॉर इन फ्यूचर एडवांस फॉर अ लॉन्ग टर्म क्या यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो ये जब सारे क्वेश्चन पुट अप होने लग जाते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होने पे, तो लोग भी अपने डिसीजन, जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो अपने डिसीजन को दो बारी सोचने लग जाते हैं। सेकंड है इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो इंडिया की जब खुद की पॉलिसीज या खुद की जो रेगुलेशन है, चाहे तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो या वर्कर वेलफेयर हो, वो इंडियन सिटीजन्स को माइग्रेट करने में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज तो क्या होगा, जिस कंट्री में वो मूव होना चाह रहे हैं, जिस कंट्री में मूव हो चुके हैं, वहाँ पे पॉलिसीज में चेंज आना। और इमिग्रेशन क्या है, खुद की कंट्री के अंदर चेंजेस आना। अगर अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इंडिया बोला हुआ है, तो इंडिया की खुद की पॉलिसीज में क्या चेंज आ रहा है। चाहे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, इतनी अच्छी वर्किंग कंडीशन आ रही है, इतनी अच्छी जॉब्स आ रही हैं विद बेटर पेस, कि लोग खुद ही नहीं मूव करना चाह रहे, राइट। तो ये जो चेंजेस है पॉलिसीज़ के अंदर, ये जितने भी माइग्रेंट या फिर जो माइग्रेट होना चाहते हैं उनके डिसीजन को दो बारी सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा फैसिलिटेटिंग स्किल्ड एंड प्रोफेशनल माइग्रेशन। तो जितने भी स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो भी स्किल्ड माइग्रेशन है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, जहाँ पे वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, जैसे H1B वीज़ा प्रोग्राम्स US में जो देखे जा रहे हैं। वहाँ पे इंडियन IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है ऐसी पॉलिसीज़ में, क्योंकि एक हाईली स्किल्ड इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखता है इन रीजन्स के अंदर। अगर हाईली स्किल्ड वर्कर्स की इन कंट्रीज में डिमांड है, राइट, इमिग्रेशन जहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं वहाँ पे डिमांड है, और पॉलिसीज पे उनके फेवर में आ जाए, तो एक जो इनका डायस्पोरा है इन स्किल्ड लेबर्स का, वो देखने को मिलता है विद इन दीज कंट्रीज। सेकेंड आ जाता है कि काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे टाइटन वीज़ा रूल हो जाए, या फिर ग्रीन कार्ड प्रोसेस होने में डिले हो जाए, या फिर ऐसे बैरियर्स क्रिएट हो जाएं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो जाए माइग्रेंट्स के लिए। तो ये दोनों तरीके से देखा गया है।
राइट अगर मान लो कोई भी पर्सन यूएस मूव होना चाह रहा है और वो देख रहा है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस तो बहुत स्लो गया है, फिर ग्रीन कार्ड इजीली मिलता नहीं है, तो वो मे बी 1% सेटलमेंट वहाँ पे जाने के लिए ना सोचे। तो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसीज दोनों पॉजिटिव वे में भी देखी जा सकती है, अगर पॉजिटिव वे में चेंजेस आए हैं तो, राइट, और नेगेटिवली भी चेंजेस आते हैं तो नेगेटिवली अफेक्ट होती है माइग्रेशन। नाउ सेकंड आ जाता है स्टूडेंट माइग्रेशन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसीज़ है यूएस और यूके जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिला है इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर जो कि अब्रॉड जाके स्टडी करते हैं। जो ये अब्रॉड जाके स्टडी कर रहे हैं, तो ये फेज देखने को मिला है, वो उन कंट्रीज़ में जाते तो एज अ स्टूडेंट है, लेकिन वो परमानेंट रेजिडेंट बनने की इच्छा रखते हैं। तो राइट, तो स्टूडेंट माइग्रेशन भी आज के टाइम पे एक बहुत फेवरेबल स्टेप बन गया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, या फिर इंडियन सिटीजन्स बाहर जाते हैं एज स्टूडेंट्स एंड देन दे टेंड टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्रीज। थर्ड आ जाता है इम्पैक्ट ऑन लो स्किल्ड माइग्रेशन। अब जितने भी गल्फ रीजन पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ में देखा गया है कि वो हाईली हेविली रिलायबल होते हैं गल्फ कंट्रीज़ में इंडियन लेबरर्स के ऊपर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो या फिर डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर कोई भी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स हो, वहाँ पे इंडियन लेबरर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड होती है, राइट। क्योंकि बिकॉज ये देखा गया है कि इंडियन लेबरर्स एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड सेकेंडली वो लो वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जैसे कफाला सिस्टम, जो कि वर्कर्स को एम्प्लॉयर के साथ एक टाई करके रखती हैं, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन भी देखी गई हैं और उनकी मोबिलिटी और राइट्स को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब कफाला जो सिस्टम आया था वहाँ पे ये देखा गया था कि जो वर्कर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ उनकी ऐसी टाई है जहाँ पे उनके लिए एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन के अंदर भी वो काम कर रहे हैं। तो जो इंडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है जैसे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग या फिर मैंडेटरी इंश्योरेंस, ये इस तरीके की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अब इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है ताकि वो अपने वर्कर्स के, अपने सिटीज़न के जो इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी की इंश्योरिटी कोई भी जो एम्प्लॉयर है जो उनको दूसरी कंट्रीज़ में लेके जा रहा है वो इंश्योर करे, और ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इन फ्यूचर ना आए फॉर द वर्कर्स, राइट। तो ये गल्फ रीजन पॉलिसीज़ भी इंडियन इमिग्रेशन में भी लेके आए हैं, और गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट पॉलिसीज़ देखने को मिली है जहाँ पे बेसिकली जो भी फॉरेन वर्कर्स हैं, जो बेसिकली इंडियन लेबरर्स है, उनका एक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला है। नाउ सेकंड आ जाता है रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज इन डेवलप्ड नेशन। अब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट लो स्किल्ड इमिग्रेशन रूल हो, वहाँ पे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स फेस करते हैं एंट्री के लिए, और ये अफेक्ट करता है माइग्रेशन फ्लो को, जहाँ पे एक तरीके से जितने भी लेबर माइग्रेंट्स हैं वो अपने आप को चैनल करते हैं कि वो दूसरे रीजन्स में चले जाएं जहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शंस हो। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में इतने ज़्यादा बैरियर्स नहीं है, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो जितने भी लो स्किल्ड इमिग्रेशन है या लो स्किल्ड लेबर्स हैं वो इन कंट्रीज़ में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ईजिली एक्सेप्ट या ईजिली उनको एंट्री मिल जाती है। फोर्थ आ गया हमारा डायस्पोरा एंड सिटीजनशिप पॉलिसीज। अब डुअल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट ला दिया गया है, या फिर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई कार्ड, राइट। जब हम बात करते हैं इंडिया की ओसीआई कार्ड का, जो कि अलाउ करता है कि जो भी ये मूवमेंट हुई है, डायस्पोरा जो हुआ है, वो अपनी कंट्री के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज रख पाएँ, तो इसलिए ये ओसीआई कार्ड का सिस्टम इंडिया गवर्नमेंट ने निकाला है, जहाँ पे वो अपनी होस्ट कंट्री की भी सिटीजनशिप रखें, साथ में साथ जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे भी वो कनेक्ट एक अपना जोड़ पाए, राइट। एक कनेक्शन मतलब कि जिस कंट्री में मूव हुए हैं वहाँ पे भी, और साथ में साथ इंडिया के साथ भी वो अपने कनेक्शन और टाइज बनाए रखें। जितनी भी होस्ट कंट्रीज हैं वो में भी इस डुअल सिटीजनशिप वाले कॉन्सेप्ट पे रिस्ट्रिक्शंस ला दे, तो ऐसे जो लॉज हैं वो कई बारी पॉलिटिकल और कल्चरल पार्टिसिपेशन कम कर देती है इंडियन माइग्रेंट्स की विद देयर ओन कंट्रीज, राइट। या फिर उन कंट्रीज में इंडियन जाना पसंद ना करें बिकॉज दे नो कि हमारे यहाँ पे मे बी वी हैव टू कट ऑल आर टाइज विद
इंडिया, राइट। तो ये भी देखने को मिला है। सेकंड आ जाता है नेचुरलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन पॉलिसी। अब काफ़ी सारी पॉलिसीज़ जो कनाडा के अंदर देखी गई है कि वो इंक्लूसिव उनका फेज होता है, जहाँ पे वो इंटीग्रेशन को इनकरेज करते हैं और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इनकरेज करती हैं, जहाँ पे जितनी भी एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो यूरोप में हो, तो वो यूरोप में जितनी भी एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज़ है वो एक्सक्लूड कर रही है, मतलब कि जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उनको एलियनेट कर रही है। लेकिन वहीं पे जो कनाडा की पॉलिसीज़ देखी गई हैं वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे वो एनकरेज करती हैं माइग्रेंट्स को, राइट। तो ये भी एक दो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ देखी जाती हैं इन वेरियस कंट्रीज, राइट। फिफ्थ हमारा आ जाता है माइग्रेशन कंट्रोल एंड एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट। तो टाइटर इमिग्रेशन कंट्रोल देखने को मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस होती है एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट से, चाहे वो यूएस हो या यूके हो। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ब्रेक्सिट की, जहाँ पे एक इंडियन माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हुए दिखे हैं, बिकॉज लो पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ऐसी हार्ड एंड नॉट वेरी सेफ जॉब्स जो देखने को मिलती हैं वो माइग्रेंट्स करते हैं, स्पेशली इंडियन माइग्रेंट्स उन वाली जॉब्स में जाते हुए दिखते हैं। सेकंड आ जाता है सोशोलॉजिकली, जब हम देखते हैं कि कैसे माइग्रेशन पॉलिसीज शेप करती हैं जाइनोफोबिया या फिर प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजीज इन होस्ट सोसाइटी। तो जीनोफोबिया क्या होता है, कोई मतलब कि जब हम किसी भी एक कम्युनिटी को या ग्रुप को एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसको जेनियोफोबिया बोलते हैं। तो बता रहे कि जब हम सोशोलॉजिकली इन पॉलिसीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम देख रहे कि कैसे कुछ ग्रुप्स को कुछ स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप्स को कैसे एक्सक्लूड किया जा रहा है, राइट। उनको अलग किया जा रहा है, एलियनेट किया जा रहा है, और उनकी जितनी भी हो सोसाइटी में जहाँ पे वो मूव हुए हैं उनकी अपनी आइडियोलॉजीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला है जब भी हम इन पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, राइट। जब हम बात करते हैं कोविड-19 जैसे पेंडेमिक की, तो ये देखा गया उन्होंने टेम्पररी बैन देखने को मिला है इमिग्रेशन के ऊपर, जिसने कि इंडियन लेबरर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, पर्टिकुलरली जो गल्फ में गए हुए थे एंड जो स्टूडेंट्स अब्रॉड गए हुए थे। तो कोविड-19 की वजह से इनके इमिग्रेशन में भी एक बैन या फिर एक डिफ़िकल्टी देखने को मिली थी। सिक्स्थ आ जाता हमारा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एंड डायस्पोरा वेलफेयर। तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इन पॉलिसीज़ के अंदर, डायस्पोरा वेलफेयर के अंदर। जब हम बात करते हैं इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि एम्फसाइज कर रहा है कि डायस्पोरा इंगेजमेंट और वेलफेयर के ऊपर इनिशिएटिव ऐसे आ रहे ई माइग्रेट जैसे, जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रवासी भारतीय बीमा योजना के तहत पे आते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, स्पेशली ऐसे रीजन में जहाँ पे उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हुई हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का रोल इस तरीके से आ जाता है कि वो ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर कोई भी जो माइग्रेट हुआ है पर्सन, इंडियन सिटीजन, उनके वेलफेयर के अंदर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती है। सेवेंथ इज सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़। तो फर्स्ट इसमें आ जाते हैं रेमिटेंस फ्लॉज। अब काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हो सकती हैं जो कि रेमिटेंस रिड्यूस कर दें, जहाँ पे वो फैमिली और लोकल इकोनॉमीज़ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सेकेंड इज ब्रेन ड्रेन एंड ब्रेन ग्रेन। अब ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ लाना डेवलप्ड नेशन के लिए जो फेवरेबल हो, वो ब्रेन ड्रेन के लिए में रिजल्ट कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल है इंडिया से, वो इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। लेकिन अगर हमें इन्हीं जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है ये इंडिया छोड़ के ना जाएं, इंडिया में रहें, तो हमें ब्रेन गेन के ऊपर इनकरेज करना चाहिए। मतलब कि हमें ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए विद इन इंडियन सोसाइटी कि जितने भी हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड लेबरर्स है या हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड इंडिविजुअल्स है, वो इंडिया के अंदर ही रहे, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स इंडिया में रहने के दिखे रैदर देन इंडिया से बाहर जाने में। नाउ हमारा लास्ट पैराग्राफ आ जाता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन आपको अपने हर आंसर में लिखनी है, ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा आपके आंसर का।
जब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो हम बात करते हैं कि कैसे इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन पॉलिसीज शेप कर रही हैं माइग्रेशन पैटर्न को विद इन द इंडियन डायस्पोरा, जहाँ पे रेगुलेट होती है मोबिलिटी, इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और ये सोशल इंटीग्रेशन को भी अफेक्ट करती हैं। सोशोलॉजिकली जब हम इन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे ये पॉलिसीज़ पावर डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं बिटवीन नेशन, जहाँ पे ग्लोबल लेबर का जो रोल है मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है इन एक्सेस टू द माइग्रेशन। तो इंडियन डायस्पोरा का जो एक्सपीरियंस है वो कई बारी इक्विटेबल या इंक्लूसिव माइग्रेशन पॉलिसीज़ की बात करता है, जहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए इन द नेशनल इंटरेस्ट एज वेल, और ह्यूमन राइट्स के लिए भी एक बैलेंस आनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के लिए भी माइग्रेशन पॉलिसीज आनी चाहिए, जिससे कि ग्लोबल इंडिपेंडेंस देखने को मिलेगी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो माइग्रेट करते हैं, राइट। तो ये हमारा था इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज कैसे इन्फ्लुएंस करती है व्हेन पीपल आर मूविंग, राइट, माइग्रेशन पैटर्न्स को। एंड हमने स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा के केस में ये क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। आप जो हेडिंग्स और सब हेडिंग आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो इजीली आप, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 की वीडियो भी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कि जैसे न्यू वीडियो आए आप फटाफट देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।